नमस्कार दोस्तों। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जब से हम रेलवे ज्वाइन किए हैं तब से थोड़ा सा उठापटक हो रहा था। टाइम नहीं मिल पा रहा था कि आप लोगों को क्लास जो है लिया जाए। अब जो है हम धीरे धीरे अस्थायी हो चुके हैं और अब से जो है कंटिन्यू आपको जो है वीडियो मिलता रहेगा। और अभी जीएस क्लासेस के माध्यम से जो है आपको पूरी तरह तैयारी जो है, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, वन डे एग्जाम का, खास करके वन डे एग्जाम का हम फोकस करेंगे कि आपको पूरी तरीके से तैयारी किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो जनरल कमीशन के व्यू से पूछा जाता है, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साथ में करंट अफेयर्स, इस सभी का वीडियो जो है आपको समय जो है जितना भी टाइम लगेगा हम देखेंगे कि डेली जो है एक या दो वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अब न्यू ईयर आ रहा है 24 2024 जो है आप सभी को बहुत ही अच्छा साल गुजरे, और जितने भी लोग मन से तैयारी करते हैं उन सभी को जॉब लग जाए, ऐसा हम कामना करते हैं सभी से कि इस साल जो है भगवान करे कि सभी को जॉब मिल जाए, जितने भी लोग सीरियस होकर तैयारी करते हैं। अब हम सीरियस होकर तैयारी करने के बारे में क्यों बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, उनको मतलब नहीं है कि किस प्रकार से तैयारी करें, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, खासकर ऑनलाइन के जमाने में, कि आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अगर अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करिएगा तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। ठीक है। इसलिए अभी से आप लग जाइए और ठान लीजिए कि 2024 में हमको जॉब लेना है। अब की बार आखिरी बार, ये स्लोगन आप लिखिए, कहीं पर दीवार पर लिख दीजिए, अब की बार आखिरी बार 2024 में कोई भी एग्जाम हमको क्रैक करना है। ठीक है। अब अपने दीवार पर लिख दीजिए और तैयारी में लग जाइए। ठीक है। तो अभी वर्तमान में देखेंगे कि बिहार में बिहार एसएससी की वैकेंसी है, बिहार दरोगा का मेंस होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन करनी है आप लोगों को। और उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो बहुत ज्यादा वैकेंसी आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस का 60,000 वैकेंसी, यानी करीब 60,000 के आसपास वैकेंसी है। और भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम होता है नॉर्थ साइड में, जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है, तो उन सभी छात्रों को हम यही कहना चाहते हैं कि जिनका हाइट है पुलिस बनने का, दरोगा बनने का, तो वो लोग जो है तैयारी करिए उसका भी। और एसएससी जीडी का हम छोड़ ही दिए, एसएससी जीडी का जो है इतनी वैकेंसी है, उसका भी प्रिपरेशन आप लोग करिए और मन से करिए। और बिहार में हम खास करके देखेंगे कि बिहार में बिहार एसएससी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है जिनका हाइट नहीं है। जिनका हाइट नहीं है, जो बिहार पुलिस नहीं बन सकते, क्योंकि बिहार पुलिस का भी बहुत ज्यादा वैकेंसी है, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, एक बार हुआ तो कैंसिल भी हो चुका है। तो जिनका हाइट नहीं है उसके लिए तो बिहार एसएससी बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। उनके लिए तैयारी करना और उनमें जॉब प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा महत्व की चीज है। और जिनका हाइट है उनके लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन है, वो बिहार एसएससी का भी तैयारी कर सकते हैं, और बिहार दरोगा का भी कर सकते हैं, और बिहार पुलिस का भी कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस में इतनी सारी वैकेंसी आ गई है। तो इन सभी की बात की हम चर्चा करने के बाद हम इसे बताते हैं आप लोग को कि आप लोग जो है मन से तैयारी करिए। और जिनका हाइट है उनके लिए दो रास्ता है, जिनका हाइट नहीं है उनके लिए एक ही रास्ता है। तो आगे आने वाले समय में रेलवे का भी 2024 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो रेलवे तो एक ही बार बहुत ज्यादा वैकेंसी लेके आएगी, इसलिए पहले से आप लोग तैयार रहिए। ठीक है। तो अब हम लोग जो है आज से हम लोग साइंस का कुछ जो है चैप्टर देखेंगे, क्योंकि साइंस पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। साइंस इसलिए जरूरी है कि साइंस अगर तैयारी करिएगा आप, तो बहुत सारे एग्जाम में तो क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही, साथ में रेलवे रेलवे का जो वैकेंसी आने वाला है, जो बहुत ज्यादा बच्चे जो है ध्यान लगा के बैठे हैं कि रेलवे की वैकेंसी कब आएगी। रेलवे की वैकेंसी इस बार आएगी तो टेक्निकल पोस्ट के लिए आएगी, क्योंकि इससे पहले जो है नॉन टेक्निकल का जो एनटीपीसी पोस्ट होता है उसका वैकेंसी आ चुका है। अब बारी है किसका, तो टेक्निकल पोस्ट का। आप जानते हैं कि टेक्निकल पोस्ट में जो है जो साइंस का पोर्शन होता है वो ज्यादा वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम लोग जो है पहले साइंस का कवर करते हैं। और उसके बाद जो है, क्योंकि साथ में पॉलिटी का भी बहुत सारा हम वीडियो बना चुके थे, पॉलिटी भी कंटिन्यू करेंगे और साइंस भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं, सभी का एक एक करके हम लोग जो है वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। तो आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी हम जो है टैब के माध्यम से, जहां पर मेरा फेस नहीं दिखता था, उसमें हम लोग कुछ पढ़े थे, कोशिका के बारे में भी पढ़े थे। लेकिन हम चाहते हैं कि फिर से उसको जो है फिर से शुरुआत करें, ताकि आपको लाइव जो है, जहाँ हम बोलते हैं वीडियो बनता है, और साथ में जो है हमारा व्हाइट बोर्ड भी है। ठीक है। व्हाइट बोर्ड और मार्कर के सहारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग बायोलॉजी से। अब देखिए बायोलॉजी में आप जो जो चैप्टर है आपको पहले से ही पता है, कोशिका पढ़ना है, उत्तक पढ़ना है, और अंग पढ़ना है। अंग में बहुत सारा अंग हो जाता है, और अंग से बनता है अंग तंत्र। तो जैसे हम लोग परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। तो जितना भी टॉपिक आएगा सबको हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम चैप्टर का नाम नहीं लिखाने वाले हैं आपको, क्योंकि टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा उसमें। चैप्टर का नाम जो है आपको पहले से ही पता है।
तो जैसे जैसे हम एक एक चैप्टर का नाम हम बताएंगे, आप लिखते जाइएगा, ठीक है, नोट करिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करिए, ताकि हमको पता चलेगा कि हम जो इतना मेहनत करते हैं वो वीडियो कितने बच्चों को अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसको आप डिसलाइक करिए, वहाँ डिसलाइक का भी बटन होता है, डिसलाइक करिए, ताकि हमको पता चल जाएगा कि इतने बच्चे जो है हमारी वीडियो को पसंद नहीं करते हैं और अच्छा नहीं लगता है। अगर अच्छा नहीं लगे आपको कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या वीडियो में आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, ताकि हम जो है अगला वीडियो फिर बनाएंगे तो उस चीजों पर हम मेहनत करेंगे, और आगे आने वाले वीडियो में हम मेहनत करके उस चीजों को, जो कमी आप बताइएगा उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज कोशिका के बारे में। चलिए फिर से लिख देते हैं, देखिए, कोशिका को बोलते हैं सेल। कोशिका, सेल। अब देखिए, सेल जो शब्द है, सेल जो है लैटिन भाषा के शब्द सेल्यूला से मिलकर बना है, सेल्यूला से, ठीक है। तो सेल्यूला बोला जाता है इसको। सेल्यूला का मतलब होता है छोटा कमरा। सेल्यूला का मीनिंग होता है छोटा सा कमरा। तो छोटा सा कमरा, जैसे घर का कोई कमरा होता है, बेडरूम हो गया, बाथरूम हो गया, किचन रूम हो गया। तो छोटा सा कमरा का अर्थ होता है लैटिन भाषा में सेलुला, ठीक है, और हिंदी में उसको बोलते हैं छोटा सा कमरा, ठीक है। अब जब हम सेल की बात करते हैं, कोशिका की बात करते हैं, कोशिका जो है किसी भी जीव की, किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जैसा कि आप लोग घर बनाते हैं, घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए आपको ईंट की आवश्यकता होती है, ईटा। एक ईटा से जोड़कर जो है धीरे धीरे करके ईटा ईटा जोड़ते जाते हैं, और क्या होता है, घर का निर्माण हो जाता है। एक दीवार बनता है इधर से, फिर उधर से एक दीवार बनाते हैं, फिर छत ढलाई करते हैं, फिर जाके जो है पूरी तरीके से आपका घर का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से किसी भी जीव की उत्पत्ति जब होती है, निर्माण जब होता है किसी भी जीव का, तो सबसे पहले उसमें एक कोशिका का निर्माण होता है। वही कोशिका जो है डिवाइड होकर एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इसी क्रम में जो है बनते जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कोशिका में सेल डिवीजन देखने को मिलता है। सेल डिवीजन से जो होता है एक कोशिका टूटकर दो कोशिका में बनता है, और धीरे धीरे करके जो है बहुत सारा कोशिका बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ, जीवन का सबसे छोटा इकाई, यानी किसी जीव का सबसे छोटा इकाई जो है वो क्या है, सेल यानी कोशिका है। कोशिका जो है किसी भी जीव का उत्पत्ति जो होता है, किसी भी जीव की उत्पत्ति में सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता है, कोशिका। क्योंकि एक कोशिका से ही मिलकर जो है, या तो एक एक कोशिका मिलेगा तो एक जीव बनेगा, और एक से अधिक कोशिका मिलेगा तो बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जीव जो है दो प्रकार का होता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है। अब देखिए, जो सेल्यूला होता है उसका अर्थ होता है छोटा कमरा। तो वहीं से लिया गया है कि सेल जो होता है जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यानी जैसे मान लीजिए मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सा है, तो ये हो जाएगा कोशिका, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। जब हम लोग कोशिका के बारे में जो पढ़ते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्योंकि एग्जाम में आपको बार बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप लोग याद रखिएगा, एक एक करके हम जो उत्तक पढ़ेंगे तो उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ कोशिका की चर्चा करेंगे। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा। और कोशिका को लैटिन भाषा का शब्द सेलुला में क्या नाम से पुकारा गया, तो छोटा सा कमरा, छोटा सा कमरा के नाम से पुकारा गया। अब हम बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने किया था, ठीक है। कोशिका जब पहली बार खोजा गया था तो किसके द्वारा खोजा गया था, तो देखिए, जैसा कि ये हैंड है, तो यहाँ पर हम ऐसे ऐसे खुरचेंगे, ऐसे खुरचेंगे तो बहुत सारा कोशिका जो हमारे नाखून में आ जाता है। आप कभी भी किसी को ऐसे पीटते हैं, उसका कितना कोशिका नष्ट हो जाता है आप गिन नहीं सकते हैं। बहुत ज्यादा कोशिका, एक चाट मारने से बहुत ज्यादा कोशिका नष्ट हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम ऐसे ऐसे करके नाखून से हम खींचते हैं, बहुत ज्यादा कोशिका जो हमारे नाखून में आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कोशिका जो है डेली मरते रहता है, बनते रहता है, मरते रहता है, बनते रहता है, ठीक है। तो ये क्रम जो है ये चलते रहता है। अब हम बात करते हैं कि कोशिका की खोज सबसे पहले क्या है, तो रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति के द्वारा जो है पहली बार किया गया था। तो हुक, ऐसे याद रखिएगा, हुक, ऐसे हुक फंसाया और ऐसे करके खींच लिया, ठीक है, ऐसे करके खींच लिया तो देखा कि इसमें क्या आ गया, कोशिका आ गया। तो जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार जब कोशिका की खोज किया था,
तो उसके द्वारा जो है मृत कोशिका को खोजा गया था। जो कोशिका मिला था उनको वो मृत कोशिका था। तो यह आपसे पूछेगा मृत कोशिका की खोज, मृत मृत कोशिका, या सीधे पूछेगा कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक कब किया था? 1665। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है पहली बार मृत कोशिका या कोशिका की खोज। आपसे दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक पूछेगा कि मृत कोशिका की खोज पहली बार किसने किया? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब कहेगा कि कोशिका की खोज किसने किया? डायरेक्ट पूछेगा कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 ईस्वी में। ठीक है। अब क्या हुआ? कुछ समय के बाद 1674 ईस्वी में एक और व्यक्ति हुआ जिसका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है। ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो है जीवित कोशिका की खोज किया गया। जब उन्होंने कोशिका को खोजा तो क्या किया उन्होंने कि एक दूरबीन लिया। दूरबीन में क्या किए, वो प्याज प्याज जब आप छिलिएगा ना, एक पतला सा झिल्ली जैसा एक संरचना देखने को मिलता है, उसको वो निकाल लिए और जो भी दूरबीन होता है दूरबीन के लेंस पर रख दिए और उसमें देखे तो बहुत ज्यादा जो है उनको कोशिका दिखाई दिया। ठीक है। तो उसके सहारे उन्होंने खोजा जीवित कोशिका। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा जीवित कोशिका खोज, जीवित जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग क्या करिए अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है। ताकि क्या होगा अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और उनको भी लगे कि हाँ ये वीडियो अगर उनके लिए फायदा होता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और शेयर करेंगे वो भी और लाइक करेंगे, ताकि हमको पता चलेगा कि हम इतना मेहनत करते हैं बच्चे को पसंद आता है कि नहीं। अब पता चलेगा कि आप लोग को पसंद ही नहीं आ रहा वीडियो और हम बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं। आप लोग जब तक बताइएगा नहीं तब तक जो है इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। और अपनी गलती से लोग कब सीखता है? जब कोई बताने वाला आपको होगा कि ये चीज आप गलती कर रहे हैं, तब आप उस गलती को नहीं दोहराइएगा। ठीक है। तो इसलिए आप अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है उसमें आप इसको शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को, ताकि पता चलेगा कि इतना हम मेहनत करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए इतना मेहनत करके हम सिर्फ यूट्यूब पर जो है आपको, मेरा देखिए मेरा ये सपना है कि हम जो है एक अच्छे टीचर बने। ठीक है। और आपको जो है पढ़ाएं, यूट्यूब पर पढ़ाएं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हमको जो है रेलवे पैसा देती है उसमें हम संतुष्ट हैं। ठीक है। सिर्फ हमको जो है ये इच्छा है और इच्छा के लिए इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम जो है कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये मेरा सपना है और इस सपना को हम साकार कर रहे हैं। आप लोगों को हेल्प करने में हमको खुशी हो रही है, इसलिए हम जो है आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपको याद हो गया, मृत कोशिका या कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक जो हुक लगा के ऐसे खींचा था तो उसको कौन सा कोशिका मिला? क्योंकि ऐसे ऐसे नाखून से हुक लगा के जब खींचा होगा कोशिका गया मर मर गया तो उसको मृत कोशिका मिला। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें आगे कि कोशिका के बारे में और भी सिद्धांत आया जिसको हम लोग कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। तो कोशिका सिद्धांत के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दो व्यक्ति ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया था। देखिए एक व्यक्ति का नाम था स्लाइडेन, स्लाइडेन, और दूसरा व्यक्ति का नाम था स्वान, स्लाइडेन और स्वान। ये दो व्यक्ति जो थे ये दोनों ने मिलकर जो है कोशिका सिद्धांत का दिया था, यानी कोशिका सिद्धांत दिया था। और कोशिका सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो होती है या तो एक कोशिका से होती है या तो एक से अधिक कोशिका से होती है, लेकिन कोशिका से होती ही है ना। जैसे आपको कहेंगे कि पक्के जो मकान होता है उसकी उत्पत्ति जो होती है ईंट से होता है, इसमें कहीं गलत नहीं है। क्योंकि जितना भी घर बनता है पक्का मकान जितना भी बनता है वो सब किससे बनता है? ईंट से बनता है। ठीक है। इसलिए इन्होंने इन दोनों ने कहा था कि किसी भी जीव की उत्पत्ति होती है या तो एक कोशिका से होती है या तो एक से अधिक कोशिका से होती है। ठीक है। दोनों के सिद्धांत को जो है कोशिका सिद्धांत कहा जाता है,
कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था, और इन्होंने पहला पॉइंट क्या बोला था कि जीवों की उत्पत्ति जो होती है, जीवों की उत्पत्ति एक या अधिक कोशिका से होती है, एक या अधिक कोशिका से होती है, या तो एक कोशिका से होती है या तो अधिक कोशिका से होती है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया था, कोशिका में जो केंद्रक होता है, केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है। केंद्रक जो है जीवों में, जीव की जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक जो है मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, ये दो पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके दृष्टि से? तो इन दोनों की दृष्टि से, स्लाइडेन और स्वान की दृष्टि से जो है ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कहता है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति या तो एक कोशिका से या तो एक से अधिक कोशिका से होती है। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि इसमें जो है कोशिका जो है, कोशिका का जो केंद्रक होता है वो मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, अब बात करिएगा कि दो पॉइंट जो कोशिका फॉलो नहीं करता है, इन दोनों पॉइंट को, उसको बोलते हैं कि कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, तो आंसर आता है कि वायरस। ठीक है, वायरस यानी विषाणु। तो विषाणु जो होता है, विषाणु जो होता है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है? आपके दिमाग में आया होगा कि विषाणु जो है कोशिका सिद्धांत का पालन क्यों नहीं करता। विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन इसलिए नहीं करता है क्योंकि विषाणु कोशिका से बना ही नहीं है। अब बताइए, शादी विवाह जो होता है गांव में, वो लड़का और लड़की के बीच होता है। लड़का के पास लिंग होता है, लड़की के पास भी लिंग होता है। तो उसको एक को बोलते हैं स्त्रीलिंग, एक को बोलते हैं पुल्लिंग। अब दोनों में से किसी एक पास लिंग होगा ही नहीं, तो शादी होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि शादी विवाह होता है, शादी विवाह तो होता है, उसका एक मकसद होता है। मकसद क्या होता है कि जनरेशन को बढ़ाना, जनरेशन को बढ़ाना। अब किसी एक के पास लिंग है ही नहीं, तो शादी करके क्या करेगा? जनरेशन इंक्रीज होगा ही नहीं। तो हम बात करते हैं कि विषाणु के बारे में। अब विषाणु के पास जो है कोशिका है ही नहीं, तो कोशिका सिद्धांत का पालन कैसे करेगा? बात यही है, क्योंकि विषाणु कोशिका से बना ही नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने पहले कहा था कि किसी भी जीव की उत्पत्ति या तो एक कोशिका से होती है या तो एक से अधिक कोशिका से होती है। लेकिन एक चीज आप नहीं जानते हैं, जब हम लोग रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे ना, जीवन की उत्पत्ति के बारे में, तो वहां पर आपको हम बताएंगे कोशिका बनने से पहले, कोशिका बनने से पहले जो है वहां पर जो है बहुत सारा जो है रासायनिक पदार्थ का उत्पत्ति हुआ था पृथ्वी पर। बाद में जाकर कोशिका का निर्माण जो है रासायनिक पदार्थों के माध्यम से हुआ था। तो जो विषाणु होता है वो डीएनए का बना होता है, आरएनए का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कहेगा विषाणु किससे बना होता है, तो डीएनए, लिख लीजिए, डीएनए, आरएनए, मुख्य रूप से डीएनए और आरएनए का बना होता है। लेकिन इसके ऊपर जो होता है परत जो चढ़ा होता है वो किसका होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का परत चढ़ा होता है ऊपर से। ठीक है, तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ये तीन चीजों से मिलकर जो है किसका निर्माण होता है? वायरस यानी विषाणु का निर्माण होता है। इसलिए विषाणु जो है कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी जीव में देखिएगा ब्लड में आरबीसी पाया जाता है। आगे हम चलकर जो है आपको ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाएंगे, उसमें आरबीसी की चर्चा करेंगे। तो आरबीसी में जितने भी जीव हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, उनके आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? तो केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखिए आरबीसी में, जो आरबीसी कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन दो जीव पृथ्वी पर ऐसे हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो वो जीव हैं ऊंट और लामा। ठीक है, लामा एक जो है भालू जैसा देखने को मिलता है, वो थोड़ा सा वैसा ही डिजाइन रहता है। भालू बोलिए या कह सकते हैं बकरी जैसा देखने को मिलता है। और ऊंट तो आप लोग जानते ही हैं। ऊंट और लामा दो ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यहां पर लिख लीजिएगा, ऊंट तथा लामा, ये दोनों में क्या है? आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है।
केंद्रक जो है इनमें पाया जाता है और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। बहुत सारे जो जीव हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोशिका जब हम पढ़ते हैं तो कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। और यहाँ से आपको क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है और किस जीव में यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि यूकैरियोटिक किसको कहते हैं और प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं इसको, तब तक हम मिटा देते हैं। आप लोग देखिए, पॉज करके आप लोग या तो लिखते रहिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। जब तक हम मिटा रहे हैं तब तक आप लोग जो है नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अब हम देखेंगे कि जो कोशिका होता है वो दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। चलिए दोनों को देखते हैं। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो कोशिका कितने प्रकार हो गया, दो प्रकार का। एक हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा हो गया यूकैरियोटिक कोशिका। आप दोनों का पहले मीनिंग समझिए, दोनों का मीनिंग समझिएगा, आधा काम यहीं पर खत्म हो जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक एक बता देंगे, दूसरा आपको याद हो जाएगा। देखिए यूकैरियोटिक, यू कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। यू देखिए ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा इसको डॉट डॉट करके मिला दीजिए तो यू कैसा दिखता है, गोलाकार दिखता है, थोड़ा सा राउंड अप दिखता है। इसका मतलब ये हो गया जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो होता है पूर्ण रूप से विकसित होता है। पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है। इसका मतलब ये केंद्रक हो गया। ये गोलाकार जो दिख रहा है, अभी हम बताएंगे, कोशिका की संरचना भी बताएंगे कि पादप में कोशिका का आकार कैसा होता है, जंतु में कैसा होता है, उसमें केंद्रक कहाँ पाया जाता है, इसमें केंद्रक कहाँ पाया जाता है। ठीक है, सबकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यूकैरियोटिक में जो कोशिका के बीच में जो केंद्रक होता है, वो केंद्रक जो होता है वो विकसित होता है, यानी पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है। तो याद रखिएगा यूकैरियोटिक, यू याद रखिए, यू आकार, यू यू क्या होता है, लगभग गोलाकार होता है। गोलाकार मतलब हो गया केंद्रक। तो देखिए लगभग जो है 80% कह सकते हैं, 80 या 90% कह सकते हैं कि क्या है, ये विकसित है। अब थोड़ा सा ऐसे करके मिला दीजिए, डॉट डॉट करके मिला दीजिए, वो पूरी तरीके से क्या हो गया, कोशिका विकसित कोशिका हो गया। तो विकसित कोशिका किसका होता है, तो यूकैरियोटिक का होता है। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक विकसित नहीं होता है, मतलब अविकसित होता है। क्या होता है, अविकसित, अविकसित, या कह सकते हैं नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए घर से कहीं दूर बाहर गए, खेत चौर गए, मतलब हम लोग के इधर कहा जाता है चौर। चौर मतलब होता है कि गांव से थोड़ा सा दूरी पर गए और वहां पर जो है दूर दूर तक कहीं पर पानी नहीं है, दूर दूर तक कहीं तक पानी नहीं है। आपको जोर से प्यास लग गया, आपको पानी चाहिए। ठीक है, एक आपका दोस्त है, उसके पास एक बोतल है, बोतल में एक मुन्ना पानी है, मुन्ना समझते, एक ढक्कन, एक कैप जो होता है उसमें थोड़ा सा इतना पानी है, इतना सा, इतना सा पानी है उसके बचा हुआ थोड़ा सा, क्योंकि वो पी गया था पानी, थोड़ा सा बचा हुआ। अब उसको उतना सा पानी देंगे कुछ भी नहीं होगा। तो गांव में कहावत है, ओस चाटने प्यास नहीं बुझता है, ओस को चाटने से प्यास नहीं बुझता है। बात वही हो गया। अब अविकसित, अविकसित मतलब हो गया नहीं के बराबर। अब केंद्रक जो है पूर्णतः विकसित रहेगा तो हम बात करेंगे कि चलो यूकैरियोटिक है। अब केंद्रक है ही नहीं, यानी लगभग नगण्य है। ठीक है, तो उसको हम लोग या तो कहेंगे अविकसित है या कहेंगे नहीं है। ठीक है, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनके कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, या कह सकते हैं अविकसित होता है। अब कहीं कहीं ऑप्शन अगर रहेगा कि नहीं पाया जाता तो ठीक है, अगर रहेगा अविकसित तो अविकसित मारिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए अविकसित, ऑप्शन नंबर बी विकसित, ऑप्शन नंबर सी उपस्थित, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन लगाइएगा कि अविकसित। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या क्या है। तो यूकैरियोटिक याद रखिएगा जिसमें केंद्रक विकसित होता है, और प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक विकसित नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कौन कौन जीवों में
ये प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। तो जितने भी एक कोशिका, आप जितने भी मतलब कौन, तो कुछ उसमें से आ जाता है। जैसे शैवाल की हम बात करते हैं, बात करिए शैवाल, शैवाल, जीवाणु, शैवाल, जीवाणु, जितने भी सूक्ष्म जीव वगैरह आते हैं ना वो सब इसमें आ जाएंगे। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, ये सब इसमें आ जाएगा। शैवाल, जीवाणु, सूक्ष्म जीव, और नील हरित शैवाल भी एक आता है। नील हरित, नील हरित, ये भी क्या है, एक शैवाल है, नील हरित शैवाल। ठीक है, तो जीवाणु हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, साइनोबैक्टीरिया, साइनो, साइनोबैक्टीरिया, इन सभी जितने भी जीव हम लिखे हैं अभी, जीवाणु हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, तो आप आंसर क्या करिएगा कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। क्यों? क्योंकि इसके कोशिका में केंद्रक जो है अविकसित होता है या केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, तो नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, इन सभी को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। कितना है, एक कोशिकीय। तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक जो होता है एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है, एक कोशिकीय, एक कोशिका जीवों में आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका देख, सॉरी, प्रोकैरियोटिक जो है एक कोशिकीय जीवों को हम लोग कह सकते हैं ना। एक कोशिकीय जितने भी जीव हैं उनमें कौन सा कोशिका पाया जाएगा, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जितने भी जीव पृथ्वी पर हैं बहुकोशिकीय, सब के सब क्या है, प्रोकैरियोटिक है। जितने भी सभी क्या आ जाएगा, तो इसमें हम लिख देंगे बहुकोशिकीय जीव। सीधा सीधा लिखिए बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, वो प्रोकैरियोटिक में आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है हम कुछ फैक्ट देखेंगे कि कोशिका से संबंधित सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो कोशिका से बनता है। फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोशिका जो होता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है, थोड़ा सा आकार के बारे में देख लेते हैं। और उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट कोशिका से बनता है। क्योंकि आपसे डायरेक्ट स्टैटिक जीके के तौर पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी कोशिका किस जीव की होती है या सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की होती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं, जैसे जैसे हम बताते हैं आप वैसे वैसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। मनुष्य के शरीर के बारे में भी पूछा जाता है आपको, या ओवरऑल भी पूछा जाता है। जब हम ओवरऑल की बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग का अंडा आप लोग देखे होंगे लगभग जो है ना 2-2.5 kg का होता है, 1.5 से 2 kg का होता है। अब वो साइज पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा वो शुतुरमुर्ग है और कितना बड़ा वो अंडा है ना। तो वो कोशिका होती है, अंडा क्या होती है, एक कोशिका होती है। तो वो कोशिका जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उसमें सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट करिएगा, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका क्या आ जाएगा, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा, अंडा ब्रैकेट में लिख देते हैं, अंडा लगभग 1.5 से 2 kg, 1.5 kg से 2 kg। ठीक है, 1.5 से 2 kg इसका वजन होता है और बहुत ही विशाल होता है, समझे। क्योंकि जितने भी जीव पृथ्वी पर देखिएगा इतना बड़ा अंडा किसी भी जीव का नहीं होता है जितना शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है ना। तो लगभग जो है 1.5 से 2 kg इसका वजन होता है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका, दुनिया का जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। अब आपसे पूछेगा कि पृथ्वी पर जितने भी जीव उपस्थित हैं उन सभी में किस जीव का जो है तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है ना। सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, सबसे सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, ये हो जाता है आपका जिराफ का,
सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका जो होता है वो किसका होता है, वो जिराफ का होता है। जिराफ आप देखे होंगे कि बहुत ज्यादा इसका गर्दन जो है ना आगे की ओर रहता है ना, तो जिराफ। तो सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका किसका हो जाएगा, जिराफ का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी, सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो माइकोप्लाज्मा का होता है ना। तो माइकोप्लाज्मा याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्म ना। तो सबसे छोटी कोशिका याद रखिएगा माइकोप्लाज्म, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका जिराफ का। अब हम बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर की। तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होता है, सबसे लंबी, सबसे लंबी कोशिका किसका, तो मनुष्य का। ब्रैकेट में लिख देते हैं मनुष्य, मनुष्य का। मनुष्य के शरीर की सबसे जो लंबी कोशिका होता है वो होता है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो ओवम होता है, जो अंडाणु होता है ना महिला के। जब गर्भाशय जब बात करते हैं, जब गर्भनाल की बात करते हैं, तो उसमें जो है जनन तंत्र जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। जो महिला का अंडाणु होता है वो जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य में अंडाणु, अंडाणु या इसको ओवम भी बोलते हैं, ओवम, ओवम। अंडाणु बोलिए या ओवम बोलिए, ये किस में होता है, तो महिलाओं में ये पाया जाता है और ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पुरुष में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। ये तो हो गया महिला में। कभी कभी आपसे पुरुष में पूछा जाता है, तो पुरुष में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो स्पर्म होती है, ठीक है। पुरुष की सबसे बड़ी कोशिका, पुरुष की सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका, कोशिका क्या होती है, वो होता है स्पर्म, ठीक है। तो पुरुष में जो है सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो स्पर्म होती है। तो यहाँ तक आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका से रिलेटेड, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे लंबी कोशिका कौन है, सबसे छोटी कोशिका मनुष्य में कौन है, और सबसे लंबी कोशिका मनुष्य में कौन है, और सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य में कौन है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग पढ़े क्या, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कोशिका के बारे में। कोशिका जो था लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से मिलकर बना हुआ था। सेलुला का अर्थ होता है छोटा सा कमरा, ठीक है, याद रखिएगा सेलुला का अर्थ होता है छोटा सा कमरा। पहली बार जो है कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऐसे हुक से खींचा, रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया। लेकिन वो कोशिका जो था वो मृत था, मरा हुआ कोशिका था, ठीक है। 1665 ईस्वी में पहली बार कोशिका की खोज किया गया था। उसके बाद 1674 ईस्वी में जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो है जीवित कोशिका की खोज किया गया। आपको बताए थे कि सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से उन्होंने ल्यूवेनहॉक, क्योंकि ल्यूवेनहॉक के द्वारा ही पहली बार सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो सूक्ष्मदर्शी होता है, ठीक है, उसकी खोज किसने किया था, तो नल और रस्का के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो वो भी आप याद रखिएगा। और आगे हम बात किए थे कि कोशिका जो है दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होता है। स्लाइडेन और स्वान के द्वारा है कोशिका सिद्धांत दिया गया था, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद देखें एक्स्ट्रा फैक्ट देख लिए कि कौन से जीव में जो है सबसे बड़ी लंबी छोटी कोशिका होती है, ये सब की हम लोग चर्चा किए हैं, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कोशिका में कौन कौन से भाग पाए जाता है, ठीक है। उससे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि कोशिका का आकार जंतु में कैसा होता है और पौधा में कैसा होता है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप नोट कर सकते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो आप लिखते जाइए, जैसे हम लिखते हैं वैसे आप भी नोट्स बनाते जाइए। देखिए अपनी पत्नी जो होती है ना, अपनी पत्नी बहुत ही अच्छी होती है, और दूसरी की पत्नी होती है ना, वो आपको अपनी पत्नी से भी अच्छी लगती है, लेकिन उसको सिर्फ देख कर ही संतुष्ट कर सकते हैं, समझे। लेकिन अपनी पत्नी जो होगी ना, वो कभी भी आप कोई भी काम कहिएगा ना वो कर देगी।
इसलिए अपना नोट्स जो होता है ना, वो अच्छा होता है। आपको दिमाग में घूमेगा कि हम यहाँ पर ये चीज़ लिखे हैं। लेकिन अगर बुक में आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा ध्यान में आएगा कि हम ये चीज़ पढ़े हुए हैं। तो जो बुक होता है ना, वो दूसरे की बीवी की तरह होती है। देखने में सुंदर लगती है, एकदम लिखावट अच्छा-सा प्रिंट रहता है, टाइप किया हुआ रहता है। लेकिन जो आप हाथ से लिखिएगा ना, वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो याद वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आप डिसाइड करिए, अपनी पत्नी को लाइन मारिएगा कि दूसरी पत्नी को? अपनी पत्नी को मारिएगा हमेशा, ठीक है? क्योंकि वो जो है गाली नहीं देगी, और दूसरी वाली अगर आपको पसंद नहीं करती है तो गाली देगी, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए, आगे हम लोग थोड़ा-सा बात करते हैं कि कोशिका का जो आकार होता है, उसके बारे में। कोशिका का आकार जो है जंतु कोशिका में कैसा होता है और पादप कोशिका में, क्योंकि ये पूछा जाता है कोशिका का आकार जंतु कोशिका में कैसा होता है और पादप कोशिका में कैसा होता है। तो देखिए, हम बात करते हैं पहले जंतु कोशिका की। तो जंतु कोशिका का आकार जो होता है, कोशिका का आकार लगभग गोलाकार होता है, और पादप कोशिका का आकार जो होता है वो आयताकार होता है। ऐसे करके आपको आयताकार दिखेगा, ठीक है? तो ये पादप कोशिका हो गया। पादप कोशिका का आकार है लगभग जो है आपको आयताकार देखने को मिलेगा, और जंतु कोशिका में जो है गोलाकार देखने को मिलेगा, ठीक है? तो देखिए, पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी भित्ति होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन जंतु कोशिका में जो सबसे बाहर में जो है संरचना पाया जाता है, उसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। दोनों में यही अंतर है, ठीक है? दोनों में यही अंतर है। इसलिए आपको जो है ना, पौधा जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है। जैसे किसी पेड़ पर आप एक चाट मारिएगा ना, आप ही को चोट लगेगा, पौधा को कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन किसी जानवर को या किसी आदमी को, अपनी पत्नी को मारिएगा ना, एक चाट मारिएगा ना, वो उल्टा के 2 चाट मारेगी। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चोट लगा होगा आपके हाथ से। समझे? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जंतु की कोशिका कम कोमल होती है, कमज़ोर होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है कोई कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? सिर्फ़ कोशिका झिल्ली। अब झिल्ली कैसा होता है? तो ऐसे ऐसे करके एक झिल्ली पाया जाता है, ठीक है? ऐसे करके एक झिल्ली पाया जाता है, कोशिका के बाहर एक झिल्ली पाया जाता है। ये झिल्ली कैसा होता है? तो अर्धपारगम होता है, अर्धपारगम। जैसे किसी पार्टी में आप जाते होंगे, तो देखते होंगे गेट पर जो है ना, एक आदमी खड़ा रहता है लाठी लेकर, या कोई शादी विवाह में आप लोग गए होंगे, जहाँ पर होटल-वोटल होता है, तो वहाँ पर देखिएगा ना, गेट पर जो है ना, एक आदमी दरवान, जिसको दरवान बोलते हैं, वो खड़ा रहता है। तो वो आपका इन्विटेशन देखता है, या कोई ड्रेस कोड हो गया, या छोड़िए ये सब बात छोड़िए। जैसे कि आप जानते होंगे कोई पार्टी चलता है, जैसे कि डिस्को हो गया, तो उसका एक ड्रेस कोड होता है, ठीक है? ड्रेस कोड होता है। वो पहन के जाइएगा तो आपको जाने देगा, अगर नहीं पहन के जाइए तो आपको जाने नहीं देगा। तो उसी प्रकार से कोशिका के बाहर, जंतु कोशिका के बाहर में क्या होता है, एक परत पाया जाता है, जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम होता है, सेमी परमिएबल होता है। अब सेमी परमिएबल क्या होता है? कुछ लोगों को ये जाने देता है, कुछ लोगों को जाने नहीं देता है। जो कोशिका के लिए फायदेमंद है, उसको ये अंदर जाने देता है। जो कोशिका के लिए हानिकारक है, वहीं पे इसको छान देता है। छन्नी जैसा होता है, छन्ना जैसा होता है, वहीं पर इसको फिल्ट्रेट कर देता है, अंदर जाने ही नहीं देता है, ठीक है? इसलिए इसको जो है अर्ध पारगम कहा जाता है। कुछ को जाने देता है, कुछ को नहीं जाने देता। अब हम बात करते हैं किसका? तो पादप कोशिका में। पादप कोशिका का जो ये होता है, इसको बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहते हैं। ऐसे करके रहता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, ऐसे करके सेल वॉल, ठीक है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो होता है, वो पादप कोशिका क्या करता है? सुरक्षा करने का काम करता है, बहुत ज्यादा सुरक्षित रहता है। कौन? तो ये सेल वॉल के द्वारा जो है, ये कोशिका जो भित्ति है, वो जो है पौधे को क्या करता है? सुरक्षित रखने का कार्य करता है, और पौधे को कोई भी आघात पहुंचने नहीं देता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पादप कोशिका की सबसे बाहरी संरचना को क्या कहते हैं? तो कोशिका भित्ति। और जंतु कोशिका की जो सबसे बाहरी संरचना है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है? अब देखिए, इसके बाहर, बीच में नहीं, कहीं पे कात में जो है इसको क्या मिलता है? केंद्रक दिखता है। मतलब कि जितने भी पादप कोशिका होंगे, पादप कोशिका के एकदम किनारे पर जो है आपको केंद्रक देखने को मिलेगा। लेकिन जंतु कोशिका के एकदम ठीक बीच में, जंतु कोशिका में एकदम ठीक बीच में जो है आपको केंद्रक देखने को मिलता है, और पादप कोशिका के एकदम कात में आपको देखने को मिलेगा, बीच में नहीं, एकदम साइड में आपको केंद्रक देखने को मिलेगा। तो ये दोनों सा अंतर है। आप दो अंतर देख लिए। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप जो है क्या बोलते हैं, थोड़ा सा रस्टी फील करिएगा, और आपको सोने का मन करेगा, देख नहीं पाइएगा, वीडियो बड़ा वीडियो हो जाएगा। क्योंकि देखिए, किताब
जो होता है ना, उसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा नशा रहता है, ठीक है? किताब को जब पढ़िएगा ना, तो इतना नींद आएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप आपके दिमाग में आता होगा कि सर हमको नशा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और किताब कितना भी पढ़ते हैं, तो कभी भी हमको नींद-वूँद नहीं आता है। कभी गलती से आप जो विषय आपको मन नहीं करता पढ़ने को, वो विषय पढ़िए, ठीक है? अभी आप संस्कृत पढ़िए 1 चैप्टर, कोई एक संस्कृत का किताब लेके वो पढ़िएगा, पक्का 5 मिनट में आपको नींद आएगा। इसलिए किताब में जो नशा होते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा नशा है। अगर उसको आप पचा लिए ना, तो कोई भी नशा आपको प्रभाव नहीं डाल सकता है। हमको कोई बोलता है कि सर आप जो है थोड़ा-सा वाइन पी लीजिए, ये रम, व्हिस्की ये सब। हम कहते हैं बुड़बक कहीं का, ये जो है हमको कुछ प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन हमको पता है कि उसमें क्या है, ठीक है? उसमें अल्कोहल रहता है और अल्कोहल मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि समझ-बूझ जिस व्यक्ति में हो गया, वो अल्कोहल नहीं लेगा। उससे फ़ायदा है ही नहीं, घाटा है, इसलिए हम उसका सेवन नहीं करते हैं, ठीक है? तो आप उम्मीद करते हैं आप लोग भी नहीं करिएगा, क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला होनी ही चाहिए। लेकिन गुरु गुरु रह जाता है, चेला चेन्नी, यानी चेला जो है बहुत आगे निकल जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो लंबा हो। वीडियो छोटा रहेगा तो आप लोग बाथरूम जाएँगे उस समय भी देख सकते हैं, खाना खा रहे हैं उस समय भी देख सकते हैं, ठीक है? तो किसी भी प्रकार से वीडियो को आप देख सकते हैं, इसलिए वीडियो को हम लंबा बनाना नहीं चाहते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्टन सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है? ताकि जो है मोटिवेशन मिलेगा हमको और पढ़ाने में और भी मज़ा आएगा, ठीक है? देखिए 8 घंटा की ड्यूटी करने के पश्चात जो है हम आपको वीडियो बनाते हैं आपके लिए, ताकि आपको फ़ायदा मिल सके, ठीक है? तो इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो है अगले क्लास में हम इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे और एक-एक करके हम अब सभी टॉपिक देखने वाले हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।